सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ा होगा। आपको पता है ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स आपको पता है, प्राइम नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जो नंबर्स खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हो लेट्स से 13, 13 किसके टेबल में आता है, 13 एक तो 13 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। ऐसे जो नंबर्स हैं जो खुद से डिविजिबल हैं और 1 से डिविजिबल हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, जो किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। लेट्स से 11 किसी के टेबल में आता है क्या, आता है, 11 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में। जो ऐसे कोई भी नंबर, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो नंबर्स खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। 17 ले लो, 17 ये किसी से डिवाइड होता है क्या, किसी के टेबल में नहीं आता है। 17 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, ठीक है। ऐसे जो नंबर्स है, 13 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 23, 29, 31, 37, 41, ये नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स का एक छोटा भाई होता है, बड़ा भाई बोलो, कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का एकदम उल्टा है। कंपोजिट नंबर क्या है, देखो, प्राइम नंबर मतलब जो नंबर खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जो नंबर्स खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है वो क्या है, प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर्स जो खुद से तो डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और उसके अलावा भी कोई फैक्टर्स है उनके। फॉर एग्जाम्पल देखो, कंपोजिट नंबर्स क्या है समझते हैं। 2 नंबर्स लेके बताता हूं मैं आपको डिफरेंस की, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स में क्या डिफरेंस है। लेट्स से एक नंबर है हमारे पास 3 और दूसरा नंबर है 4। 3 किस किस के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आएगा 1 टाइम्स में, 1 के टेबल में आ जाएगा, और किसी के टेबल में आएगा क्या, नहीं। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। तो जो नंबर खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है वो क्या है, प्राइम नंबर। वही अगर आप बात करो 4 की, ठीक है, एक और नंबर ले लेता हूं मैं 6। 4 2 के टेबल में डिवाइड होगा, 1 के टेबल में आएगा और खुद 4 के भी टेबल में आएगा। ऐसे नंबर जो खुद से तो डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं, और ये दोनों के अलावा भी एक फैक्टर है, इनके अलावा भी अगर कोई फैक्टर है, ये 1 को छोड़ के 1 से ग्रेटर कोई भी अगर एक ऐसा फैक्टर आता है तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे बात करते हैं 6 का, 6 2 के टेबल में होगा, ठीक है, 3 के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा। इटसेल्फ एंड 1, इटसेल्फ एंड 1 तो रहेगा ही, हर नंबर का रहेगा। इसके अलावा भी अगर कोई फैक्टर है तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। सिंपल सी बात है। लेट्स से एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास एक नंबर है 17 और एक नंबर है 12। 17 किसके टेबल में आता है, 17 के टेबल में 1 टाइम्स में, ठीक है, और 12 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। इसमें से प्राइम कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है, ये हो गया प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, और ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर बिकॉज इटसेल्फ और 1 के अलावा भी इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। ये हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक और तरीके का नंबर आता है कोप्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर्स के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, 9th स्टैंडर्ड में नहीं था ये। सो अभी ये दो आपको समझ गया, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। ऑड और इवन तो बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, और इवन नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है। प्राइम नंबर आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। कंपोजिट नंबर्स विच हैव 2 or more factors, the numbers which have 2 or more factors are called composite number. Now co-prime number क्या है, देखो इसको ध्यान से समझो। co-prime number, 2 numbers are said to be co-prime, 2 numbers are said to be co-prime if their HCF is 1, if their HCF is 1। अगर दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो वो जो पेयर है नंबर का उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो लेता हूं मैं दो नंबर 4 और 3, एक नंबर लिया मैंने 4 और एक नंबर लिया मैंने 3। सो क्या ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं? कैसे पता करेंगे? 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1। 3 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 1। क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 1। सो अगर ये दो नंबर्स का यहाँ पे HCF कितना आया है, HCF of 4 and 3 is equal to 1। तो अगर दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है तो ये दो नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स है। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो आपके पास एक नंबर है 7 और एक नंबर है 12, ठीक है। वी हैव अ नंबर 7 और एक नंबर है 12। 7 के फैक्टर्स हो जाएंगे 7 इंटू 1, 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ पे भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। सो यहाँ पे HCF किस किस का, 7 का और 12 का कितना आया है, द HCF ऑफ 7 and 12 इज 1। देयरफॉर ये जो पेयर है नंबर का क्या है, ये को प्राइम नंबर है। ओके, समझा को प्राइम नंबर्स क्या है। सो यहाँ पे ये नंबर्स अभी आगे बहुत बार यूज होंगे, ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। सो इसलिए ये समझना जरूरी था। प्राइम नंबर्स क्या है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 23, ऐसे ये नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है, विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। दूसरा कंपोजिट नंबर क्या है, द नंबर्स विच हैव 2 or more फैक्टर्स, ठीक है, खुद से तो डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक भी अगर एक्स्ट्रा फैक्टर आता है तो क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर ये पेयर ऑफ नंबर्स को बोलते हैं। तो अगर कोई पेयर का HCF 1 आता है देन दिस पेयर ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। ओके, अब ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो ये दोनों को प्राइम हो गए, ये दोनों का HCF 1 है तो को प्राइम हो गए। मान लो HCF नहीं आता, अगर मान लो आपने दो नंबर ले लिया यहाँ पे, लेट से एक लिया हमने 8 और एक लिया 4। 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 4 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 1। सो यहाँ पे 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, ये 1 भी कॉमन है, तो HCF क्या होगा, HCF ऑफ 8, 4 विल बी इक्वल टू 2 इंटू दिस 2 इंटू 1। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 4। सो अब हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं आया है ना, तो ये को प्राइम नंबर्स है क्या, नहीं है, दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आपने लिखा था यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और ये क्या स्टोरी चालू हो गया, को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। आते हैं पॉइंट पे आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है और क्यों हम ये सब जानने की कोशिश कर रहे थे। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, सिंपल से शब्दों में एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है उसका क्या करना है, एवरी कंपोजिट नंबर जितने भी है, मान लो हमारे पास बहुत सारे कंपोजिट नंबर है, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ये बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हमारे पास जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं हमारे पास जो कि कंपोजिट है। ओके, सो एवरी कंपोजिट नंबर, इसको जो है हम ब्रेक करके इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स का मतलब है कि हर कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स जो है हम प्राइम नंबर के फॉर्म में ला सकते हैं।
जितने भी कंपोजिट नंबर है उनके फैक्टर्स जो है हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ले लेते हैं हम एग्जांपल 18 का, 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 9s are, 3 1s are, अगेन 3 1s are। सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। दैट मीन्स जितने भी कंपोजिट नंबर है हमारे पास, जितने भी कंपोजिट नंबर है, हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ना, यूनिक फैक्टराइजेशन रहता है। फैक्टराइजेशन कैसा रहता है, यूनिक फैक्टराइजेशन। ओके, बट इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। अब समझाता हूं डिटेल में क्या है ये। अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर, ये चारों बातें जो हमने लिखा है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। एंड ये जो फैक्टराइजेशन होता है, ये फैक्टराइजेशन कैसा है, यूनिक है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स ऑकर। नहीं समझा क्या था क्या नहीं था, ये कौन सी स्टोरी है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 4, ठीक है। अब 4 को क्या हम इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, यस लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। 4 एक कंपोजिट नंबर था, मैंने प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। बात करते हैं हम 12 का। 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। देखो 12 को हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। एंड यूनिक फैक्टराइजेशन, देखो यहां पे ये जो 4 के फैक्टर्स आए हैं ना, ये कैसे हैं, दे आर यूनिक। यूनिक मीन्स ये फैक्टर्स कभी चेंज नहीं होंगे। आप बोलोगे ये तो हमको भी पता है कि 4 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 है तो वो कभी चेंज नहीं होगा, 4 के फैक्टर्स में 5 नहीं आएगा। तो ये कैसा यूनिक हुआ, देखो यहां यूनिक का मतलब है कि अगर 4 के फैक्टर्स में 2 इंटू 2 इंटू 1 आया है तो 4 के पावर में आपने अगर 2 रख दिया 16 आ जाएगा, 4 के पावर में हमने 3 रख दिया 64 आ जाएगा, 4 के पावर में 5 रखो, 4 के पावर में 20 रखो। आप 4 के पावर में कितना भी बड़ा नंबर रख लो, जो भी रिजल्ट आएगा जब आप उसको फैक्टराइज करोगे तो जो फैक्टर्स 4 के थे वही फैक्टर्स 4 स्क्वायर के आएंगे, वही फैक्टर्स 4 क्यूब के आएंगे। 4 के पावर में कुछ भी रख लो, फैक्टर्स हमेशा 2 के फॉर्म में ही रहेंगे, 2 और 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखो समझाता हूं, 4 का हमने स्क्वायर किया 16, ठीक है। 16 के फैक्टर्स क्या आते हैं, देखो तो 16 हो गया, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are। सो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया 16 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 आया है। 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 2 इंटू 1, ठीक है। देखो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, किसी के फैक्टर्स में 3 और 5 है तो मान लो कि हो सकता है कभी, जैसे 15 की बात करो, 15 के फैक्टर्स क्या है, 5 इंटू 3, सो 15 का स्क्वायर लेंगे 225 आएगा। तो हो सकता है इसमें कि जो फैक्टर्स आए 2 टाइम्स 5 आ गया, 2 टाइम्स 3 आ गया, ऐसा कुछ एक आ सकता है, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन ये फैक्टर्स यूनिक रहेंगे। ऑर्डर कैन चेंज बट द फैक्टर्स विल बी यूनिक। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलना चाहता है कि किसी भी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर हम क्या कर सकते हैं, उसको उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टर्स आए हैं, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब यूनिक का मतलब कि अगर 12 के फैक्टर्स में 2 और 3 आया है, 12 के फैक्टर्स में 2 और 3 आया है तो 12 के पावर में आप कुछ भी रख लो, 4 5 10,000 10,000 कुछ भी रख लो, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, जब उसको आप फैक्टराइज करोगे तो उसमें बस ये 2 ही नंबर आएंगे, 2 और 3। विश्वास नहीं होता, चेक कर लेते हैं। देखो 12 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। सो ये हो गया 12,
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। निकालो फैक्टर्स 144 के। क्या आएंगे 144 के फैक्टर्स? 2 के टेबल में 72 टाइम्स, 2 के टेबल में 36 टाइम्स, देन 2 18 टाइम्स में, ये 2 9 टाइम्स में, और ये 3 टाइम्स में, एंड 3 1 टाइम्स में। कितना सिंपल है। देखो इसके फैक्टर्स देखो क्या आया है, ध्यान से देखो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर्स में कौन से नंबर आ रहे हैं? 12 के फैक्टर्स में 2 ही नंबर थे, 2 और 3। ठीक है, यहां पे कौन कौन से नंबर? वही है ना, 2 एंड 3। यहां पे तो बोला ही है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। ऑर्डर कैन चेंज, ऑर्डर चेंज हो सकता है। पहले यहाँ पे 2 आया है, हो सकता है 3 आ जाए, 3 के बाद कंटिन्यूअसली 2 बार 3 आए, फिर 2 आए, ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन फैक्टर्स वही रहेंगे। आप 12 के पावर में कुछ भी रख लो, कोई भी नंबर है। सो कंक्लूजन क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। और वो जो प्राइम नंबर्स आएंगे दे आर यूनिक, जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे दे आर यूनिक। मतलब अगर हमने 12 के फैक्टर्स निकाले हैं तो क्या आया है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। सो 12 के पावर में तुम कुछ भी रख लो। लेट से आपने 12 के पावर में n रख दिया, लेट से n इज ए नेचुरल नंबर। आप n की वैल्यू चेंज करते जाओ और चेक करते जाओ, यू विल ऑब्जर्व कि n की वैल्यू कुछ भी क्यों ना रख लो, फैक्टर्स में बस यही नंबर आएंगे, 2 और 3। समझे? सो आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे इसका? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे ऑकर। उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन फैक्टर्स वही रहेंगे। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। देखो, मान लो हमारे पास एक नंबर है 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 ले लेते हैं। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 इंटू 1। 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्या आएगा इसका? 25। 25 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 5 इंटू 5 इंटू 1। 5 का क्यूब ले लेते हैं, 125। ठीक है, कितना आ जाएगा इसके फैक्टर्स? 125 के फैक्टर्स निकालोगे तो कितना आएगा? ये 25 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, और ये 1 टाइम्स में। क्या आ रहा है? 5 इंटू 5 इंटू 1। मतलब आप ये केस से क्या समझ में आ रहा है आपको कि 5 के पावर में हम कोई भी नंबर क्यों ना ले ले, 5 के पावर में 2, 3, 10, 15, 19, 100 कुछ भी, लेकिन फैक्टर्स अगर 5 और 1 है तो 5 और 1 ही आएगा। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस थ्योरम। अगर नहीं भी समझा है ठीक से तो आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसको और अच्छे से मैं समझाऊंगा, you'll understand everything. Okay, just make a note of it. Okay, तो देखते हैं क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चेक वेदर 4n कैन एंड विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, where n is a natural number. ठीक है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद 0, चेक वेदर 12n, ऐसा कोई भी नंबर दे देगा। लेट्स से 4n, 6n, 12n, और आपको चेक करके बताना है, आपको ये चेक करके बताना है कि क्या ये 0 से कभी एंड हो सकता है। कैन दिस नंबर एंड विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। n का कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1000 कुछ भी, तो क्या ये संभावना है कि किसी n की एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जो पुट करने से ये 0 हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? वी हैव टू चेक वेदर 4n कैन एंड विद 0, वेदर 6n, 12n। एक क्वेश्चन समझा देता हूं, आप ये फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर सकते हो। अब एक बात ध्यान रखना, एनी नंबर कैन एंड विद 0, एनी नंबर कैन एंड विद 0 इफ इट हैज अ फैक्टर 5। कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होगा जब उसके फैक्टर में क्या है? 5 है। अगर फैक्टर में 5 नहीं है, that means that number can never end with 0 for any value of n। मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं 12 की, सो 12 की अगर 12 की बात करो, फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। सो अब यहाँ पे 12 के फैक्टर्स में 5 आया है क्या? नहीं आया है, 5 मिसिंग है। मतलब ये 12 0 से एंड नहीं होगा। 12 के पावर में कुछ भी रख लो,
3 रख लो, 12 के पावर में 15 रख लो, 12 के पावर में 100 क्यों ना रख लो, ये कभी 0 से एंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं एंड होगा? Why? Because any number can end with 0 if it has a factor 5। ये कंपलसरी है। अगर फैक्टर में 5 नहीं है दैट मीन्स ये कभी 0 से एंड नहीं होगा। इट विल नेवर एंड विथ 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है 12 एंड नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि ठीक है 12 एंड नहीं होगा ना, 12 के पावर में अगर 15 रखेंगे तब तो चांसेस है ना कि ये एंड हो सकता है। देखो एक बात, अभी इसके पहले हमने क्या डिस्कस किए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोगों ने बात किया कि अगर 12 के फैक्टर्स में 5 नहीं है, 12 के फैक्टर्स में अगर 5 नहीं है तो 12 के पावर में कुछ भी रख लो 5 नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो जब ये 12 के ही फैक्टर में 5 नहीं है तो 12 के पावर में कुछ भी रख दो 5 नहीं रहेगा, और जब फैक्टर में 5 है ही नहीं दैट मीन्स इट कैन नेवर एंड विथ 0। ठीक है, अब यहां बात कर रहे हैं 6 रेज़ टू n की। 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 into 3। कैन दिस एंड विथ 0? नहीं सर, वहां पे मिसिंग है कुछ। क्या मिसिंग है? 5 मिसिंग है। अगर 5 रहा तो वो 0 से एंड होगा, 5 नहीं है तो 0 से एंड नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है। इट कैन एंड विथ 0 इफ इट हैज अ फैक्टर 5। ठीक है, और हमको भी पता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अगर 6 के फैक्टर में 5 नहीं है, 6 के पावर में हम कुछ भी रख दें, कोई भी नेचुरल नंबर रख दें तो भी वहां पे 5 नहीं आएगा, बिकॉज 6 के जो फैक्टर्स है ये यूनिक है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। 6 के पावर में कुछ भी रखो फैक्टर्स आपको 2 और 3 ही मिलेंगे। दैट मीन्स 6 रेज़ टू n कैनॉट एंड विथ 0, 12 रेज़ टू n कैनॉट एंड विथ 0, 4 रेज़ टू n कैनॉट एंड विथ 0। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। कोई भी नंबर 0 से तब एंड होगा जब उसके फैक्टर में क्या है, 5 है। ठीक है, अगर फैक्टर में 5 नहीं है, फैक्टर में अगर 5 नहीं है दैट मीन्स वो 0 से एंड नहीं होगा। और हमको पता है कि अगर ये 4 के फैक्टर में 5 नहीं है तो 4 का पावर n हम कुछ भी क्यों ना रख ले, उसके फैक्टर में 5 आ ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 6 रेज़ टू n नेवर एंड विथ 0। ठीक है, अब ये तो हो गई समझने की बात। अब इसको लिखना कैसे? ठीक है, एग्जाम में लिखेंगे क्या, हम एग्जामिनर को कैसा समझाएं कि हमको पता है कि 4 रेज़ टू n जो है ये 0 से एंड नहीं हो सकता है। ये बात को हम कैसे समझा सकते हैं? बहुत सरल सी बात है, बहुत आसान है। कैसे समझाएंगे देखो, पहले तो आप लिख दीजिए एनी नंबर कैन एंड विथ 0। एनी नंबर कैन एंड विथ 0। कोई भी नंबर 0 से कब एंड होगा? ठीक है, एनी नंबर कैन एंड विथ 0 इफ इट हैज अ फैक्टर, इफ इट हैज अ फैक्टर 5। अगर उसके फैक्टर्स में 5 आता है तो वो 0 से एंड हो सकता है। ओके, सो 4 रेज़ टू n हियर 4 रेज़ टू हियर यस 4 रेज़ टू n है ना हियर। अब क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर 0 से तभी एंड हो सकता है जब उसके फैक्टर में क्या है, 5 है। हियर 4 रेज़ टू n कैनॉट एंड विथ 0, cannot end with 0. Why? Since it does not have 5 as a factor, 5 as a factor। 4 रेज़ टू n में according to fundamental and for any value of n, and for any value of n, किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए 4 रेज़ टू n cannot end with 0। 4 रेज़ टू n cannot have a factor, cannot have a factor 5। किसी भी n की वैल्यू के लिए 4 का फैक्टर 5 नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से हमको पता है 4 के फैक्टर में ही अगर 5 नहीं है ना, 4 रेज़ टू n के फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 into 2। ओके, सो आप इसको आंसर किस तरीके से लिखोगे, एनी नंबर कैन एंड विथ 0 इफ इट हैज अ फैक्टर 5। ओके, यहां पे एक लाइन जोड़ लेना आप ऊपर में, हियर फैक्टर्स ऑफ 4 आर 2 into 2। ओके, फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है, 2 into 2 है। सो 4 रेज़ टू n कैनॉट एंड विथ 0 सिंस इट डज नॉट हैव अ फैक्टर 5।
It does not have 5 as a factor. And for any value of n, 4 के फैक्टर में अगर 5 नहीं है तो 4 के पावर में हम कुछ भी रख ले, it cannot end with factor 5 according to fundamental theorem of arithmetic. Therefore हम conclusion क्या निकाल रहे हैं? Therefore 4 raised to n can never end with 0. It can never end with 0. ठीक है, इस तरीके से आप 2-4 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो. अब एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो यहाँ पे 6 रेस टू n आ गया, 12 रेस टू n आ गया, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर मान लो यहाँ पे 4 रेस टू n की जगह एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसी में. अगर 6 रेस टू n आ गया, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में आएगा, समझ लो अभी कैसा ये है. कैन 6 रेस टू n एंड विद 0? ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा फिक्स है. एनी नंबर कैन एंड विद 0 इफ इट हैज अ फैक्टर 5. देन द फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 into 3. ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं आया है, सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? देयरफॉर 6 रेस टू n कैनॉट एंड विथ 0. 6 रेस टू n जो है कभी 0 से एंड नहीं होगा. वाई? सिंस इट डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर. और हमको पता है कि अगर 6 के फैक्टर्स में, 4 के फैक्टर्स में 5 नहीं है तो n की किसी भी वैल्यू के लिए उसमें 5 नहीं आ सकता, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक. देयरफॉर वी कैन से 4 रेस टू n, 6 रेस टू n, 12 रेस टू n, जो भी नंबर दिया है, कैन नेवर एंड विथ 0. ओके, सो होप यू गाइस अंडरस्टूड. ये 6 रेस टू n इसमें मत लिखो, ये नया क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो. ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड. जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404. वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. बहुत सारे बच्चों को आता होगा, पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर भी एक बार मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से आपको करना है. एंड हेंस फाइंड एलसीएम. अब आप देखो यहाँ पे हेंस फाइंड एलसीएम मतलब यहाँ पे देखो HCF भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है. अब एलसीएम और HCF का जो जनरल मेथड होता है, मान लो आपके पास एक नंबर है 8 और एक नंबर है 12, हमको फाइंड करना है HCF और एलसीएम. तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे जनरली 8 के फैक्टर्स निकालोगे आप. 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 4s are, 2 2s are एंड 2 1s are. सो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 into 2 into 2 into 1. और 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are. सो 12 के फैक्टर्स हो गए 2 into 2 into 3 into 1. ठीक है, तो यहां से अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और HCF फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? 8 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, फिर 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखो. 8 के प्राइम फैक्टर्स लिखो और उसके बाद 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखो. अब दोनों का प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिया. उसके बाद क्या करोगे? HCF कैसे निकालेंगे? देखो HCF ऑफ 8 एंड 12. ठीक है, क्या आ जाएगा? यहां से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है. ठीक है, यहां से फिर से एक बार 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है क्या? 1 हो गया. सो 2 2s are 4. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 4. ये जनरल तरीका है जिससे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं. उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है. तो एलसीएम कैसे फाइंड करोगे ये केस में? एलसीएम ऑफ 8 एंड 12. ठीक है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है आपको. जो कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, एक ही बार लिखिए. अगेन 2 कॉमन है, एक ही बार लिखिए. ठीक है, अब आगे ये 2 कॉमन नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो नंबर कॉमन नहीं है उनको एज इट इज लिख दीजिए. जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दोगे. तो क्या आएगा आंसर? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. सो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 कितना आ गया? 24. और HCF कितना आ गया? 4 आ गया. अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान में रखना कि एलसीएम इंटू HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF इंटू LCM विल गेट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर का आपने LCM निकाला है और HCF निकाला है, अगर आप LCM और HCF को मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा. देखते हैं आता है क्या? 2 नंबर्स का LCM कितना आया है? LCM आया है 24 और HCF कितना आया है? 4. 2 नंबर कौन कौन से? एक 8 है और एक 12 है.
सो 24 4s आर 96 एंड 12 8s आर 96. ओके, सो आपने देखा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. ये नंबर हमने वेरीफाई कर लिया, ये प्रोसेस हमने वेरीफाई कर लिया. अब ये जो फॉर्मूला है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एचसीएफ है और ये दोनों नंबर है तो हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं. सो इसका एक बेनिफिट हो जाएगा, सॉल्व करने का प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है, सो इसको एक बार नोट डाउन कर लो. फिर अब ये क्वेश्चन को जो है समझते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है. एलसीएम जो है हम इसी फॉर्मूले से लाएंगे. देखिए, सबसे पहले फाइंड करना है हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो सबसे पहले हमको तो प्राइम फैक्टर्स लगेगा, तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम. ठीक है, हियर द गिवन नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर गिवन है, गिवन नंबर्स आर, कौन कौन से गिवन नंबर हमारे पास, 96 एंड 404. 96 एंड 404 नंबर्स है. सो प्राइम फैक्टर्स, 96 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए. 96 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 के टेबल में 248 टाइम्स में, 2 के टेबल में 24 टाइम्स, देन 2 के टेबल में 12 टाइम्स में, अगेन ये 2 के टेबल में 6 टाइम्स में कटेगा, ये 3 टाइम्स में, एंड फाइनली 3 1s आर. ठीक है, ये हो गया 96 के फैक्टर. बचा 404, इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए. 404 2 के टेबल में कितना हो जाएगा, 202, अगेन 2 के टेबल में 101 इज अ प्राइम नंबर. सो अब यहां से आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते. सो प्राइम फैक्टर्स आ गए. अब करना क्या है आपको, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, या फिर आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8. कितना आया है, 1 2 3 4 5, 2 जो है 5 टाइम्स है. ठीक है, और यहां पे कितना है, इंटू 3. ठीक है, सो ये 8 नहीं रहेगा, यहाँ 96 रहेगा. ओके, ये पहला फैक्टर हो गया 96 का. दूसरा जो है प्राइम फैक्टर किसका निकाला हमने, 404 का. 404 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, कहाँ है 404, ये 2 इंटू 2 इंटू 101. ठीक है, सो 2 इंटू 2 इंटू 101. ठीक है, ये हो गया. आप इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, 1 टाइम्स में आएगा. ओके, सो फैक्टर्स क्या आ गए इसके, 2 इंटू 2 इंटू 101. अब एचसीएफ निकालना है, तो जो कॉमन फैक्टर्स है उसको साइड कीजिए, एक बार लिखिए एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404. देखिए क्या आता है, 2 एक बार लिखेंगे, फिर 2 हम एक और बार लिखेंगे, देन कुछ कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन, दैट्स इट, हो गया. सो 2 इंटू 2 4, दैट मीन्स वी गॉट HCF ऑफ 96 एंड 404. कितना आ गया, 4. जो कॉमन है एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है उसको इग्नोर कर देना है. सो इस तरीके से हमने 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया है 4. अब एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं. क्या, पहला तो या तो ये 2 कॉमन है 2 टाइम्स लिखिए, और जो कॉमन नहीं है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो. लेकिन हम ये थोड़ा सा इजी वे में कर लेते हैं. एक फॉर्मूला है हमारे पास, अब भी हमने देखा था. क्या है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है, देखिए यूज कीजिए क्या आता है फॉर्मूले से. एलसीएम कितना आया है हमारे पास, एलसीएम नहीं आया है, एलसीएम निकालना है. एचसीएफ 4 है, इक्वल्स टू 2 नंबर्स आर 96 एंड 404. ठीक है, सो ये 4 1s आर, और ये 101 टाइम्स में. सो एलसीएम कितना हो गया हमारा, 96 इंटू 101. जो भी आंसर आएगा वो क्या हो गया, वो हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, 101 और ये हो गया 96. ठीक है, ये हो गया 9 1s are 909. कितना आ जाएगा, 9696. So you got LCM equals to 9696. LCM of 96 and 404. ठीक है, सो ये तरीके से जो है हम LCM जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूले के यूज से. या तो फिर एक और तरीका है, आप चाहे तो LCM कैसे निकालोगे, यहां से अगर आप LCM निकालते हो तो LCM कितना आएगा आपका. एक और मेथड है, ये 2 कॉमन है एक बार लिख दीजिए, अगेन 2 कॉमन है एक बार लिखिए. अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये नंबर एज इट इज रहेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101. सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इतना ही आएगा 9696.
जो यहाँ पे आंसर आया है। सो ये दो तरीके हैं एलसीएम निकालने के लिए, ये थोड़ा बेटर है, इजी, जल्दी आ जाएगा आपको, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया भी रहता है कि ये फॉर्मूले को वेरीफाई कीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, अगर 3 नंबर है या 4 नंबर है या 5 नंबर है, प्रोसेस वही रहेगा जो हमने 2 नंबर के लिए लगाया था। सो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, फैक्टर्स निकालेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। हियर द गिवन नंबर्स आर, गिवन नंबर्स आर, कौन कौन से गिवन नंबर है हमारे पास, 6 है, 72 है एंड 120 है, ठीक है। सो 6 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, बहुत ही आसानी से आप ला लोगे, 2 1s are 2 3s are, ठीक है, और ये 3 1 टाइम्स में, ओके। दूसरा जो है 72 है हमारे पास, 72 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 के टेबल में 36 टाइम्स, ये 2 के टेबल में 18 टाइम्स, 2 के टेबल में 9 टाइम्स, 3 के टेबल में 3 टाइम्स, और ये 3 1s are। अगेन ये 120 का कैसे आएगा, 2 के टेबल में 60 टाइम्स, 2 के टेबल में 30 टाइम्स, देन 2 के टेबल में 15 टाइम्स, 3 के टेबल में 5 टाइम्स, 5 के टेबल में 1 टाइम्स। आ गए फैक्टर्स। अब जो है एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ कौन कौन से नंबर, देखो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो प्राइम फैक्टर्स लिख दो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 into 3। देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 into 2 into 2, 3 into 3, ठीक है। ये 3 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है, ओके। और लास्ट में देखते हैं हम प्राइम फैक्टर्स 120 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 2 2, 3 टाइम्स, 3 into 5, ओके। सो 2 into 2 into 2 into 3 into 5, ओके। अब यहां से एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे आप, एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120 कैसे आएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए, जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए। सो ये तीनों ही केस में क्या कॉमन है, तीनों ही केस में 2 कॉमन है, ओके। अब ये 3 है यहाँ पे, सो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये 3 जो है कॉमन आ गया, सो इसको एक ही बार लिखेंगे हम, और कुछ कॉमन है ही नहीं। 6 यहाँ पे भले और भी बहुत सारे नंबर है, लेकिन फर्स्ट वाले में तो 2 ही फैक्टर है ना, सो अगर तीनों में कॉमन है तो ही हम कंसीडर करेंगे फॉर एचसीएफ, ओके। आप क्या करोगे बेटा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, 2, यहाँ पे क्या कॉमन है, 3, ठीक है। तीनों में, एलसीएम के केस में तीनों में कॉमन नहीं देखना है आपको, एलसीएम में अगर 2 टर्म्स में भी कॉमन है तो भी आप उसको एक ही बार लिखोगे, ठीक है। जैसे ये 2 ये दोनों में कॉमन है तो आप यहाँ पे लिखोगे 2, ये 2 यहाँ दोनों में कॉमन है, यहाँ पे लिख देंगे। अब ये कॉमन नहीं है 3, तो ये इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। सो आंसर कितना आएगा, 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, 24 3s are 20, एक सेकंड, ये हो गया 6 12 24, ठीक है, और 24 into 15, 24 into 15 कितना आ जाएगा, ये हो गया 12 और ये हो गया 4 और ये हो गया 2, सो 0 6 3। योर एलसीएम विल बी 360। हमारा हाईएस्ट एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, कितना रहेगा, 360। अब देखो एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, एलसीएम में कंफ्यूज नहीं होना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आपको क्या देखना है कि 3 या 4 जितने भी नंबर्स का आप एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हो, एचसीएफ के लिए जितने भी नंबर है सब में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अगर तीनों ही टर्म्स में यहाँ पे कॉमन है तो हम उसको एक बार लिखेंगे। एलसीएम के लिए जो टर्म्स फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड और थर्ड में भी कॉमन है, उसको भी आप एक बार ही लिखेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हो गया हमारा एलसीएम, ओके। सो जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट।